जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जापान की डिफेंस बजट को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि क्यों जापान ने अपना डिफेंस बजट यानी रक्षा खर्चा को बढ़ाया। साथ ही एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रस्ताव को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कई दशकों से जापान ने अपने डिफेंस बजट की प्रोफाइल को कम रखा है और सुरक्षा की गारंटी के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर है, मुख्य रूप से यूएस पर। नाटो सदस्य के अनुरूप सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के देश के रक्षा बजट को 5 वर्षों में जीडीपी के 2% तक दोगुना करने के प्रस्ताव के साथ यह बदलना शुरू हो गया है। यदि जापान, जिसका युद्ध के बाद का अमेरिका द्वारा तैयार किया गया शांति संविधान, अधिक सैन्य क्षमता हासिल करता है तो यह पूर्वी एशिया की शांति के संतुलन को और बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि जापान का संविधान क्या कहता है। जापान के संविधान के आर्टिकल 9 में कहा गया है कि जापानी लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के साधन के रूप में बल के उपयोग और खतरे को हमेशा के लिए त्याग देते हैं। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि देश कभी भी युद्ध क्षमता वाली भूमि, समुद्र और वायुसेना को नहीं बनाए रखेगा। संविधान तब पेश किया गया था जब जापान पर अमेरिकी सेना का कब्जा था, लेकिन दशकों तक जापान के विभिन्न राजनीतिक वर्गों ने शांतिवाद का समर्थन किया। एक नियमित सेना के बजाय देश ने अंतर्महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु हथियारों जैसे आक्रामक हथियारों के साथ सख्ती से प्रतिबंधित जापान आत्मरक्षा बलों को बनाए रखा। लेकिन अपने पड़ोस में चीन के उदय के साथ सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर राष्ट्रवादी वर्गों, मुख्य रूप से दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के नेतृत्व में अधिक शक्तिशाली राष्ट्रवादी विदेश और सुरक्षा नीतियों पर जोर देना शुरू कर दिया। 2014 में जापान की सरकार ने आर्टिकल 9 की पुनः व्याख्या की और बलों को अधिक अधिकार दिए। अब वे सहयोगियों की रक्षा के लिए आ सकते हैं यदि उन पर हमला किया गया हो। जापान की संसद ने बाद में पुनर्व्याख्या को संहिताबद्ध करते हुए कानून की एक श्रृंखला पारित की, जिसके कारण अब प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के नेतृत्व में एलडीपी अनुसंधान और रक्षा उत्पादन पर खर्च बढ़ाने पर जोर दे रही है। तो चलिए समझते हैं एलडीपी यानी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रस्ताव को। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए सरकार ने पहले से ही रक्षा बजट को अपने उच्चतम स्तर 6 ट्रिलियन येन यानी 43 बिलियन डॉलर या सबसे बड़े जीडीपी के 1% से अधिक तक बढ़ा दिया है। एलडीपी चाहती है कि इसे 5 साल में दोगुना किया जाए, क्योंकि देश जिन भू राजनीतिक और क्षेत्रीय जोखिमों का सामना कर रहा है वे बढ़ रहे हैं। रक्षा मंत्रालय अब जवाबी हमले की क्षमता हासिल करने की योजना बना रहा है। प्रस्तावों के हिस्से के रूप में जापान बड़े पैमाने पर सतह से जहाज मिसाइलों का उत्पादन शुरू करेगा। एक घरेलू रूप से विकसित क्रूज मिसाइल जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है, जो चीन और उत्तर कोरिया दोनों को मार सकती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि जापानी कानून क्या कहता है। जापान 2026 में इन हथियारों को तैनात करने की योजना बना रहा है। बजट में हाइपरसोनिक निर्देशित मिसाइलों के लिए अनुसंधान और विकसित निधि आवंटित की गई है, जो ध्वनि के गति से 5 गुना तेज है। जापान एक नया फाइटर जेट FX भी विकसित कर रहा है। मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज उस जेट को डिजाइन कर रही है जिस पर जापान पहले ही 200 बिलियन येन से अधिक खर्च कर चुका है। तो चलिए अब जानते हैं कि जापान की नीतियों में परिवर्तन किस वजह से हुआ। चीन का तेजी से उदय और उत्तर कोरिया का बढ़ता सैन्यीकरण
पहले से ही जापान के भीतर राष्ट्रवादी वर्गों को मजबूत कर रहा था। जापान, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले पूरे कोरियाई प्रायद्वीप और चीन के कुछ बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था और अपने उपनिवेशों में कथनीय अपराध किए थे, अभी भी चीन और दो कोरिया के साथ मधुर संबंध है। चीन और कोरिया के अलावा यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने भी जापान की सोच को प्रभावित किया। जापान और रूस, जिन्होंने 1904-05 में एक विनाशकारी युद्ध लड़ा था, कुरिल द्वीपों के स्वामित्व पर विवाद है, जो ओखोत्स्क सागर को प्रशांत महासागर से अलग करते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका से सुरक्षा गारंटी अत्यधिक सुरक्षित पड़ोस से खतरों को रोकने के लिए पर्याप्त है, जहां 3 परमाणु शक्तियां हैं, चीन, उत्तर कोरिया और रूस। अतीत में राष्ट्रवाद से दूर जाने की कोशिश सार्वजनिक आलोचना को आकर्षित करती थी, लेकिन बदलती क्षेत्रीय स्थिति जापान के घरेलू राजनीतिक मिजाज को भी बदल रही है। हाल ही के एक सर्वेक्षण ने सुझाव दिया कि आधे से अधिक जापानी जनता रक्षा बजट बढ़ाने का समर्थन करती है। तो चलिए दोस्तों, जापान की डिफेंस बजट की बातों को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में कुछ सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।